नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सभी दोस्तों को विदित है कि अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और जंग के मैदान में और आज अपन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पर बात करेंगे। आप सबको मजा आने वाला है। तो आप मजे का आनंद लें और क्लास का भी आनंद लें और मेरा भी आनंद लें। आपको आनंद लेने हैं बस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है मेरा, फिर भी मैं आपके लिए क्लासें ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलो तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, इस चैनल पर अपन लाइव बने हुए हैं। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है, इस पर हम एक दूसरे के साथ लाइव बने हुए हैं। इस चैनल पर दोस्तों रेगुलर मतलब रोज लाइव डेली मतलब रोज आपको लाइव क्लासेस प्राप्त होंगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सा पढ़ेंगे मेरे भाई? स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन पढ़ेंगे। मेरा नाम राहुल मीना, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी। राजस्थान के टॉप संस्थान जो है उनके अंदर सेवाएं दे चुका हूँ। आप लोग इस चीज की टेंशन ना लें। और 2 साल से साइंस एंड टेक में पढ़ा रहा हूँ। एक्सपर्ट मेंटोरेंट 10,000 से अधिक स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। इस बात को ध्यान रख लेना कि 10,000 से अधिक स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा होगा। ये सारी चीजें आपके लिए। अब आते हैं कि अनअकैडमी का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं वो बता देता हूँ। एक तो आपको लाइव क्लास मिलेगी। जो लाइव क्लासेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस क्या होती है? अट्रैक्टिव क्लासेस होती हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और क्यूज वगैरह भी मिलेगा। डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेंगे। कवरफुल सिलेबस आपको मिलेगा। ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, लेने के क्या लाभ है? प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या लाभ है तो मैं आपको बता दूं। सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सभी लाइव एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेज आपको मिल जाएंगी। वीकली एमसीक्यूज होती है जिससे आप अपनी क्षमता को जांच सकेंगे। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती हैं। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके यहाँ पर टीचर अपनाते हैं, मतलब एडुकेटर अपनाते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस, सही मार्गदर्शन। क्योंकि पढ़ते तो सभी है ना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है प्लस कोर्स लेने के साथ। अच्छा, और क्या क्या दे रहे हैं? तो कैसे स्टार्टिंग करनी है? हमें प्ले स्टोर में जाना है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें? इसके लिए प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है। जैसे लिखेंगे वो इंस्टॉल कर लेंगे अपन उस चीज को। और जैसे इंस्टॉल होगा तो स्टेप 3 के अंदर आप क्या करोगे? प्लस प्लस लिखोगे यहाँ पर। यहाँ स्टेट पीएससी नंबर 4 और नंबर 5 जो पोजीशन है उसके अंदर गेट सब्सक्रिप्शन आप दबाओगे। कौन सा दबाओगे? गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है मेरे भाई। अब जब से गेट सब्सक्रिप्शन दबाएंगे तो स्टेप 6 के अंदर 1 मंथ का 1400 का, 3 मंथ का 3500 का, 6 मंथ का 5600 का, 12 मंथ का 7000 का और 24 मंथ का 8400। ये जो सारा है
ये सारे के सारे इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक रेफरल कोड यूज मांगेगा वो, आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना रावल10। भाई साहब सीधे सीधे डायरेक्ट ही 10% का डिस्काउंट दिला दूंगा एक ही झटके में, एक झटके में 10। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो 12 महीने का वो 6300 का पड़ेगा, जो 24 महीने का है वो 7560 रुपए का पड़ेगा। पेमेंट कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साहब हम आपका रेफरल कोड यूज क्यों करें? मेरा रेफरल कोड इसलिए यूज करना है कि 10% का डिस्काउंट मिलाऊंगा डायरेक्ट ही आपको, सीधा ही 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे सीधे ही, सीधे सीधे डायरेक्ट कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% का डिस्काउंट है, ध्यान रख लेना। तो अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम का ये जो चैनल है, अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम का ये जो चैनल है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो रेफरल कोड है रावल10, गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आपको क्या करना है, अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम का जो चैनल है इसको तो करना है सब्सक्राइब, और यहाँ दबाना है बेल आइकॉन। वीडियो को करना है लाइक एंड शेयर। वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है और शेयर करना है, और पीडीएफ को क्या करना है मेरे भाई, डाउनलोड करना है। पीडीएफ को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये सारी फैसिलिटी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों अगर आप रेडी हो तो अपन एमसीक्यूज पर चर्चा कर लें। अगर आप लोग बिल्कुल तैयार हो, वेल प्रिपेयर्ड, इसको बोलते हैं वेल प्रिपेयर्ड होना, अगर आप पूर्णतः तैयार हो तो अपन एमसीक्यूज पर चर्चा कर सकते हैं। आप कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एमसीक्यूज पर चर्चा कर लेंगे भैया। बस आप लोग तैयार होने चाहिए कि सर हाँ करें या नहीं करें। चलो करते हैं। तो एक एक कुछ वन बाई वन चीजें देखेंगे। क्वेश्चन है, सिल्कोसिस है एक, सिल्कोसिस एक है, तो सिल्कोसिस एक बीमारी तो है, ये तो हमें पता है। सिल्कोसिस एक बीमारी है, आपको पता होना चाहिए। पर ये बीमारी किसकी है ये हमें पता जरूरी होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है सिल्कोसिस, बताओ। कि ये जो सिल्कोसिस है किससे रिलेटेड है, बताओ। ये सिल्कोसिस किससे रिलेटेड है? कि सिल्कोसिस जो बीमारी है किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है भैया? फेफड़े संबंधित बीमारी। किससे रिलेटेड है? फेफड़े संबंधित बीमारी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कि सिल्कोसिस जो बीमारी है फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। बताओ आंसर बताओ। एनीमिया, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी बेरी। एनीमिया, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस और बेरी बेरी, चार पॉइंट है, और इधर ये पॉइंट है, इनमें से आपको बताना है। एनीमिया मतलब, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा बी। कौन सा आंसर होगा भाई? बी होगा। देखते हैं कैसे होगा। एनीमिया मतलब लोहे तत्व की कमी, गल गला घुटू मतलब आयोडीन की कमी, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब विटामिन ए की कमी,
और बेरी बेरी मतलब विटामिन बी की कमी। मतलब A2, B3, C1 और D4, सॉरी C3, C4, D1। ये जो कोटेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी दो में मैच कर रहा है, शायद नीचे वाले में भी कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बी और डी सेम ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी और डी ध्यान रखना, वो तो उल्टा पुल्टा करेगा वहां पर, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, कोई ना। आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं भाई। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। आपको बताना है कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होगा, बताओ। बताओ भैया, इसका आंसर क्या होगा। पेलाग्रा, 4D रोग होगा क्या, बेरी बेरी होगा क्या, स्कर्विया हो गया क्या, ऑस्ट्रेमलेशिया हो गया। कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी। कौन सा रोग होगा भाई, इससे कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी रोग होगा। तो बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। ये जो बीएमडी परीक्षण है ये किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, बताओ। बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है वो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, बताओ फटाफट। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, डेंगू की, मलेरिया की। बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है वो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, डेंगू, मलेरिया, ओस्टियोपोरोसिस या एड्स को किसके लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ओस्टियोपोरोसिस। सी आंसर इज करेक्ट। कि बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है वो ओस्टियोपोरोसिस रोग में किया जाता है, जो अस्थियों से संबंधित होता है ना। बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन। भोजन विषाक्तता का कारण है। आपको बताना है कि भोजन विषाक्तता का कारण है। भोजन विषाक्तता का कारण है इकोलाई, साल्मोनेला बेसिलाई, स्यूडोमोनास कैंडिडा। बताओ, भोजन विषाक्तता का कारण है, फटाफट बताओ कि भोजन विषाक्तता का कारण है। भोजन विषाक्तता का कारण कौन सा है, बताओ। इकोलाई, साल्मोनेला बेसिलाई। भोजन विषाक्तता का कारण है साल्मोनेला बेसिलाई। बी आंसर। अगला, इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, बताओ। कि इटाई इटाई रोग है ये किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, बताओ। अब इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है।
पारद, निकिल, कैडमियम, सीसा कि जो इटाई इटाई रोग है वो किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है बताओ। निकिल, कैडमियम, सीसा किसके कारण से होता है बताओ। तो वो होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है मेरे भाई? कैडमियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? हमारे शरीर में अगर हमसे पूछा जाए कि कैंसर कौन सा होगा तो हम किसे कैंसर कहेंगे, ये बात आपको बतानी है कि हमारे शरीर में कैंसर किसे कहते हैं। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई। स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना जिससे क्रम से मृत्यु हो जाती है, कौन सा होता है? जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्रित होना तो मृत्यु होना। सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन जिससे स्वस्थ सेलों का दम घुटता है तो मृत्यु हो जाना। शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का कार्य करना बंद कर देना। कौन सा है मेरे भाई? बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए भैया, क्या स्थिति होगी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन। आपको पता है अनियंत्रित डिवीजन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, दैट इज कैंसर। कोशिकाओं का जो अनियंत्रित विभाजन होता है इसे ही दोस्तों कैंसर के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैंसर के नाम से जानते हैं। अगला, फेनिल कीटोन में ही उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है। फेनिल कीटोन में ही उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है। बताओ। फेनिल कीटोन में ही उपापचय की जन्मजात भूल का उदाहरण है। बताओ। हार्मोनी अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोध का, एंजाइम के वंशानुगत अभाव का या अभियोजन का। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। बताओ। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। बताओ भैया। एंजाइम के वंशानुगत अभाव का। सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोनूरिया रोग से प्रभावित है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोनूरिया रोग से प्रभावित है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोनेरिया रोग से प्रभावित है, किडनी का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता या नपुंसकता। बताओ आप। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोनूरिया रोग से प्रभावित है तो बताओ क्या होगा उसके अंदर। किडनी फेल होगी, यकृत फेल होगा, उसके दिमाग में कोई बर्डन होगा या नपुंसकता आएगी। क्या होगा बताओ। मानसिक जड़ता। क्या होगा भाई? मानसिक जड़ता होगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर है सी। सी आंसर है। अगला, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? बताओ। डीपीटी जो वैक्सीन है का प्रयोग
किन बीमारियों के लिए किया जाता है, इस बात को बताइए कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो नंबर 1 डिप्थीरिया, नंबर 2 काली खांसी और नंबर 3 टेटनस। तो डीपीटी जो वैक्सीन है उनका प्रयोग किस फॉर्मेट में करते हैं? तो इसका आंसर है ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के अंदर डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्न में से किसमें काम नहीं आता? आपको बताना है कि डीपीटी का जो टीका है वो किस में काम नहीं आता, कौन से रोग में नहीं आता, बताओ। बताइए कि डीपीटी का टीका निम्न में से किस में काम नहीं आता? कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? बताओ। डिप्थीरिया, पोलिया, काली खांसी और टिटनेस। किसमें नहीं आता भैया? पोलिया। बी आंसर इज करेक्ट। पोलियो जो रोग है इसमें डीपीटी का टीका काम नहीं आता, मतलब बी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ध्यान रखना, नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कि नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसका आंसर बताइए। कुकर खांसी, टिटनिस और खसरा। कुकर खांसी, टिटनिस और डिप्थीरिया। टिटनिस, डिप्थीरिया और खसरा। टिटनिस, डिप्थीरिया और चेचक। इनमें से बताओ। कौन सा होगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन? कौन सा होगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, बताओ। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है डिप्थीरिया, टिटनिस और कुकर खांसी। जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारी है? आपको बताना है कि निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारी है, बताओ। निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारी है? निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारी है? किस सेट में विषाणु जनित बीमारी है? निम्न में से किस सेट में विषाणु जनित बीमारी, फटाफट बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा किसी क्वेश्चन में। मम्स, रेबीज और हर्पीज। मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है, बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग के कारक जीवाणु नहीं होता? आपके सामने 4 रोग हैं, इनमें बताइए कि कौन सा जीवाणु से नहीं होता। कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु नहीं होता, बताओ। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी।
बताओ। डिप्थीरिया, एड्स, हैजा और काली खांसी। एड्स जो है ये वायरस से होता है ना भैया, और एड्स का वायरस कौन सा है? HIV। ठीक है। और मैं कुछ चीजें आपको अलग से बता देता हूँ यहाँ पर, उनको भी ध्यान रख लेना। बात यह है कि विश्व में एड्स की राजधानी युगांडा को कहते हैं। विश्व में एड्स की राजधानी युगांडा। इंडिया कैपिटल मतलब भारत में एड्स की राजधानी मुंबई। राजस्थान में एड्स की राजधानी जयपुर। इन बातों को ध्यान रख लेना कि पूरे विश्व में एड्स की राजधानी युगांडा है, भारत में मुंबई है, राजस्थान में जयपुर है। और एड्स का प्रथम रोगी मिला था अमेरिका में। फिर भारत की बात करें तो मद्रास, चेन्नई में। और फिर राजस्थान की बात करें तो एड्स का रोगी मिला था पुष्कर में। कहाँ मिला था मेरे भाई? पुष्कर में मिला था। इस बात को ध्यान रख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए। ए आंसर है ये, है ना। बाकी तीनों जीवाणु से होते हैं, एड्स जीवाणु से नहीं होता। एड्स किससे होता है? वायरस से। अगला क्वेश्चन, ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्वान होने के कारण होती है? कि ब्लू बेबी जो नामक बीमारी है ना, वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्वान होने के कारण होती है? बताओ। इसका आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी। बताओ, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। ब्लू बेबी, अब देखो आपको मैं बताऊं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? यहाँ आप देख लीजिए, नाइट्रेट। कि किसके कारण है मेरे भाई? नाइट्रेट के कारण, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सी, नाइट्रेट के कारण। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, और मैं इसके बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूँ। ये जो फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड, इसके कारण एक रोग होता है फ्लोरोसिस। और ये जो फ्लोरोसिस रोग होता है ना, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड के कारण कौन सा होता है दोस्तों? फ्लोरोसिस होता है। और ये फ्लोरोसिस के लिए ये जयपुर प्लस अजमेर, जयपुर प्लस अजमेर, सॉरी, अजमेर प्लस नागौर जो है, इस नागौर के बीच में पट्टी पाई जाती है, जिसे नाम देते हैं कुबड़ पट्टी। अजमेर और नागौर के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कुबड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर ज्यादा जो फैलता है फ्लोरोसिस है, फ्लोराइड की मात्रा के कारण है। जबकि नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो यूपी बिहार, यूपी बिहार वाली जो बेल्ट है, उसके अंदर मेरे भाई नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है, पटना वगैरह में। तो वहां ये ब्लू बेबी जो सिंड्रोम बीमारी है ये होती है। ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन, बहुचर्चित बबल बेबी रोग इसलिए कहलाता है क्योंकि, बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि बहुचर्चित
बबल बेबी रोग इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पानी के बुलबुले के कारण होता है, ये रोगग्रस्त शिशु के लार के बुलबुले बनाता है, या रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, या इस रोग को पानी के बुलबुले से ठीक किया जाता है। आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया। आगे बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। हाइपोक्सिया करके कुछ इसका एक नाम और होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। मतलब इसका बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। आपको बताना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। बताओ कौन सा आवश्यक है भैया। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। पोटेशियम। कौन सा होता है मेरे भाई। पोटेशियम होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। बताओ, वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है। बताओ, बताओ इसका आंसर। बताओ ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ, वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन के द्वारा होता है। बताओ। एडीएच के द्वारा। इसका आंसर है डी। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, मिलान करो, एक और दो को मिलाइए भैया। मिलाओ, फर्स्ट और सेकंड दो है आपके सामने, दोनों को मिलाइए। रेडियो समस्थानिक या निदान सूचक उपयोग, दोनों को मिलाओ। फटाफट मिलाइए भैया। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहा है यार इधर? सर क्लास ले रहा हूँ यार। नहीं, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड। बोलो आप तो बोलो। हाँ हाँ। ठीक ठीक। हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक ले लूंगा ना। हाँ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ फटाफट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
अरे यार तुम आंसर नहीं बता पा रहे, बताओ। इसका आंसर होगा सी। अब देखो कैसे। रेडियो आर्सेनिक, ट्यूमर, कोबाल्ट, कैंसर, आयोडीन थायराइड, सोडियम रक्त। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर जाएगा सी। सी आंसर जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन है। आपको बताना है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन है। मतलब हीमोफीलिया कैसा रोग है मेरे भाई? एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन है, मतलब जिसके वहन के बारे में अपन बात करते हैं, तो वो कौन सा है बताओ। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और जिसका वहन है, बताओ। स्त्रियां करती हैं तो प्रकट भी स्त्रियों में होता है, स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है, पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है, पुरुष करते हैं प्रकट भी पुरुषों में होता है। इसका वहन कौन करती है? सबसे पहली बात तो यह है कि ध्यान रख लेना, दो चीज होती है, एक तो महिला होता है, और ये जो महिला है, इस महिला के अंदर हीमोफीलिया जो रोग है, ये वाहक भी होता है, ध्यान रख लेना, और महिला ग्रसित होती है। दोनों फैक्टर होते हैं। महिलाएं वाहक भी हो सकती हैं, महिलाएं ग्रसित भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिला वाहक भी होगी, महिला ग्रसित भी होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पुरुष है, कौन मेरे भाई? ये जो पुरुष है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ग्रसित। पुरुष सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों? ग्रसित होता है। महिला वाहक भी होती है और महिला ग्रसित भी होती है। लेकिन पुरुष हमेशा क्या होता है दोस्तों? ग्रसित ही होता है, पुरुष वाहक नहीं होता। ठीक है। तो स्त्रियां तो इसको वहन करती हैं, और जो प्रकट किसमें होता है? पुरुषों में होता है। इसका आंसर है बी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। बात क्लियर होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? बताओ। इनमें से बताओ कौन सा रोग लिंग सहलगन रोग है, बताओ। भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? रॉयल हिमोफीलिया, ए सेक्स रोग, पट्टीय तुल्यता, या हाइपरटेंशन। कौन सा रोग है जो लिंग सहलगन रोग है? तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो रॉयल हीमोफीलिया होता है, इसे हम कहते हैं शाही रोग। ये एक आनुवंशिक रोग है जो महारानी को हुआ था। और इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का जो क्लॉट होता है, जो ब्लड का क्लॉट होता है, जो क्लॉट किसका होता है दोस्तों? ब्लड का होता है, वो नहीं जमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ए। ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ए आंसर इज करेक्ट। अगला। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया जो है दोस्तों, एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसके कारण क्या होता है बताओ, फटाफट बता दिया करो यार, क्वेश्चनों का आंसर तो ऐसे दिया करो धड़ाकेदार। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताओ? जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, डब्ल्यूबीसी में कमी, या किस क्या करता है बताओ, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
रक्त का स्कंदन नहीं होना, मतलब सीधी सी बात है, इसका आंसर हो गया रक्त का स्कंदन नहीं होना। बोला इस क्वेश्चन का आंसर है डी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। तो ब्लड का क्लॉट नहीं होना, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं होना। डी आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन आनुवांशिक अवस्था नहीं है? कौन सी आनुवांशिक अवस्था नहीं है बताओ। इसका आंसर बताइए। निम्न में कौन आनुवांशिक अवस्था नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका रक्ता। बताओ कौन आनुवंशिक अवस्था नहीं है? कौन आनुवंशिक अवस्था नहीं है बताओ। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्ता। कौन सा नहीं है भैया, फटाफट बताओ यार। कोई ज्यादा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, छोटा सा क्वेश्चन है। कौन आनुवंशिक अवस्था नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो एल्जाइमर रोग होता है, इसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आंख और पेट। बेटा एल्जाइमर जो डिजीज होती है, इसमें जो हमारा ब्रेन होता है यही प्रभावित होता है, ध्यान रख लेना। ब्रेन प्रभावित होता है, हमेशा इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसका आंसर तो है बी, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी बात बता दूं। आपने एक मूवी देखी होगी पा। जो पा मूवी थी, ए स्क्वायर, अमिताभ और अभिषेक की, इन्होंने बाप बेटा बना था, बेटा बाप बना था। वो जो मूवी थी, उस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जो होता है वो एल्जाइमर नामक बीमारी से ग्रसित होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है मेरे भाई। अब बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसके बारे में बताइए कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है बताओ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के मानव रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह प्रोटीन कौन सा है? कि भाई वो प्रोटीन कौन सा है जिसकी इन्होंने क्या कर लिया दोस्तों, खोज कर ली। फटाफट बताओ कौन सा प्रोटीन है वो। एमिलॉइड मोनोप्रोटीन, बताना। एमिलॉइड मोनोप्रोटीन, एमिलॉइड मल्टीप्रोटीन, एमोलाइड प्रोकर्सर प्रोटीन या एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। आप मुझे बताइए इनमें से वो कौन सा प्रोटीन है, बताओ। कौन सा प्रोटीन है बताओ, फटाफट बताओ। एमिलाइड मोनो, एमिलाइड मल्टी, एमिलाइड प्रोकर्सर, कौन सा है?
अरे बता भाई मनोज। एमोलाइड पारकर्सर प्रोटीन, इस क्वेश्चन का आंसर है एमोलाइड पारकर्सर प्रोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी है कि एमोलाइड पारकर्सर जो प्रोटीन है वो इसका राइट आंसर है, मतलब सी आंसर है। बात क्लियर होगी मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई, सी है। सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमोलाइड पारकर्सर प्रोटीन जो है वो सी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की है? आप मुझे बताओ, जो पोलियो का टीका जो होता है इसकी खोज किसने की है? पोलियो का जो टीका होता है ना, इसकी खोज किसने की है बताओ। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की है बताओ। कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन सल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। बताओ भैया किसने की थी? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन बनाए थे टीके, चेचक का टीका तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था शायद। जॉन सल्क, पोलियो का टीका जो बनाया था वो जॉन सल्क ने बनाया था। और इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन जो सल्क है उसने पोलियो के टीके को बना दिया था। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है, आपको बताना है कि एथलीट फुट जो है वो बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है, बताओ। जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से, किससे होती है बताओ। एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो किससे होती है बताओ। जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से, किससे होती है बताओ। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है बताओ। जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से, किससे होती है बताओ। किससे होती है बताओ। जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से, सूत्रकृमि से, किससे होती है। एथलीट फुट क्या है, फफूंद से होती है। एथलीट फुट किससे होती है मेरे भाई? एथलीट फुट जो होता है फफूंद से होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, बताओ। ब्रेन की संबंधी जो बीमारियां हो जाती है ना ब्रेन से रिलेटेड, उनको कैसे पहचाना जाता है भैया? कि ब्रेन की जो बीमारी होती है उसको कैसे पहचाना जाता है बताओ। कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, बताओ कैसे पहचाना जाता है। ईईजी, देखो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है ईईजी, ईसी, ईईसी, ईएमजी, ईकेजी। किसके द्वारा पहचाना जाता है बताओ। कि जो ब्रेन की अगर कोई बीमारी होगी ब्रेन से रिलेटेड, उसको कैसे पहचाना जाता है बताओ। बताओ किससे पहचाना जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी। ईईजी मतलब ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईईजी ने से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा होता है? हृदय, मस्तिष्क, कान
यकृत। आप मुझे बताओ ईईजी जैसे हृदय प्रभावित होता है, मस्तिष्क होता है, कान होता है या यकृत होता है, बताओ कौन सा होता है? बताओ ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह होता है, कौन सा होता है बताओ फटाफट। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह अंग कौन सा है, फटाफट बता दीजिए यार, तो टाइम थोड़ी है। मस्तिष्क। जो क्वेश्चन है इसका वो आंसर है बी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है कि ऐसा पैथोजन कौन सा है जो सामान्य जुकाम के लिए रेस्पॉन्सिबल। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? आर्थोमिक्सो, रीनोवायरस, न्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस। आप मुझे बताइए पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? आर्थोमिक्सो वायरस, रीनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस। बताओ जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है कौन सा होता है? रीनो वायरस। रीनो वायरस मतलब बी। बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, खाज होती है ना खाज, अगर उसको हम खुजलाते हैं तो उससे मिटती है, क्यों मिटती है बताओ? खुजलाने से खाज क्यों मिटती है बताओ? इससे त्वचा की भारी धूल हट जाती है, रोगाणु मर जाते हैं, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। भाई जैसे खुजली चल रही है, अगर उसको खुजला देते हैं तो खुजली मिट जाती है, खाज मिट जाती है, क्यों बताओ? कैसे मिटती है भैया, क्यों मिट जाती है और कैसे मिटती है बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। कि खुजलाने से खाज मिटती है क्यों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ फटाफट। सी आंसर। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, वो बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, आपको बताना है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो होता है। एक डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, मतलब एक बीमारी है जो होता है। बताओ डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। आप मुझे बताओ कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम बताओ? बताओ ये फटाफट। देखो ध्यान रख लेना, ये डाउन सिंड्रोम जो है संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो है ए, लेकिन मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एक होता है पटाऊ, एक होता है एडवर्ड और एक होता है डाउन। ये रोग जब होते हैं
जब टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 47। ध्यान रख लेना, ये जो 47 होता है ना 47, इसको नाम देते हैं ट्राइसोमी, है ना, इसे नाम देते हैं ट्राइसोमी। पटाऊ का मतलब है 13वां गुणसूत्र एक बार दोबारा रिपीट हो जाना। एडवर्ड का मतलब है 18वां गुणसूत्र रिपीट हो जाना। और डाउन का मतलब है 21वां गुणसूत्र रिपीट हो जाना। पटाऊ मतलब 13वां, एडवर्ड मतलब 18वां, और डाउन मतलब 21वां। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47। टोटल तो 47 हो गए, तो पटाऊ एडवर्ड और डाउन, पटाऊ 13 नंबर, एडवर्ड 18 और डाउन 21, तो 47 जो गुणसूत्र है मतलब क्या हो गई आपको ट्राइसोमी हो गई। एक गुणसूत्र में क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई, ए आंसर। कौन सा आंसर है दोस्तों, ए आंसर है। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, यकृत रोग हिपेटाइटिस बी कारक है। आपको बताना है कि यकृत रोग हिपेटाइटिस बी का कारक है। बताओ भाई, यकृत रोग है ना हिपेटाइटिस, उस बी का कारक कौन सा है बताओ। यकृत रोग हिपेटाइटिस बी का कारक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यकृत रोग हिपेटाइटिस बी का कारक है, बताओ कौन सा है बी का कारक। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटी हेलमिंथेज, कौन सा है भैया। क्या आंसर होगा इसका, डीएनए वायरस। आंसर जो है ए होगा। आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, ए होगा, डीएनए वायरस। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है। इनमें कौन सी औषधि है जो दोनों रोगों में बराबर मात्रा में प्रयोग की जाती है। बताओ ऐसी कौन सी औषधि है जो दोनों रोगों में बराबर मात्रा में प्रयोग की जाती है। बताओ, आइसोनियाइड, एमिनोसेलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफेम्पसिन, कौन सी होती है। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीव औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है, कौन सी होती है बताओ फटाफट। आइसोनियाइड, एमिनोसेलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन या रेफेम्पसिन, कौन सी होती है बताओ। एमिनोसेलिक एसिड कौन सी होती है मेरे भाई, एमिनोसेलिक एसिड मतलब क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन का आंसर कौन सा है मेरे भाई, बी है। तो बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो किस रोग के कारण हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं वो किस रोग के कारण मर रहे हैं बताओ। भाई किस रोग के कारण सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं बताओ। ऐसा कौन सा रोग है जिसके कारण इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं। भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है, आप बताओ। एड्स, तपेदिक, मलेरिया, एबोला, कौन सा है जो सबसे ज्यादा बीमारी इस समय लोगों को मार रहा है, जिसे हम एक नाम और देते हैं
विश्व की आपदा, जिसका एक और नाम है दोस्तों विश्व की आपदा, जिसका एक बहुत ही जबरदस्त नाम है, जिसे कहते हैं विश्व की आपदा। तो आप मुझे बताओ विश्व की आपदा कौन सा है, कि विश्व की आपदा किस बीमारी को कहा जाता है? तो तपेदिक मतलब किसे कहते हैं विश्व की आपदा? विश्व की आपदा कहते हैं दोस्तों टीबी। किसकी कहते हैं? टीबी को। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला जो रोग है वो कौन सा है मेरे भाई? वो है टीबी। वो कौन सा रोग है मेरे भाई? वो है टीबी रोग। बात क्लियर हो गई? तपेदिक बोले तो टीबी, मतलब बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिटेनस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है बताओ? टिटनिस का एक दूसरा और नाम है, वो कौन सा है बताओ? भाई टिटनिस और किस नाम से जाना जाता है बताओ? गेंगिन, जिंगल्स, लोंजा, काली खांसी। बता भैया टिटनिस नामक रोग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बताओ। गेंगिन, जिंगल्स, लोंजा, काली खांसी, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, लोंजा। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, लोंजा जो है इस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी हो गया। ठीक है मेरे भाई, बात को ध्यान रख लेना, सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। बताओ, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी और उन मछलियों के खाने से संक्रमित हुई थी। बताओ कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ यार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निकिल, सीसा, पारद, कैडमियम, क्या होगा इसका आंसर? अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी है, इतना बैठ थोड़ी रहेंगे अपन लोग। कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निकिल, सीसा, पारद, कैडमियम, क्या होगा इनमें से आंसर इसका? पारद, इसका आंसर होगा पारद। सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है डियर, सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? बताओ कौन सा रोग है जो नहीं होता? बताओ कौन सा रोग है जो उसके काटने से नहीं होता? बताओ। बताओ कि कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? बताओ। मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता? फ्लैग। चूहों के काटने से होता है, फ्लैग नहीं होता, प्लेग होता है। चूहों के काटने से होता है।
ठीक है भैया, इसका आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आप मुझे बताओ कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, फटाफट बताओ। एलर्जी से डायबिटीज होता है क्या? हैजा होता है क्या? रिंगवॉर्म होता है क्या? अस्थमा होता है क्या? कौन सी बीमारी होती है एलर्जी के कारण, बताओ। भाई एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? आंसर नहीं आ रहा तुमसे यार, बताओ। अस्थमा। भाई एलर्जी जो होती है उनको कौन सा रोग हो जाता है? अस्थमा माना जाता है, अस्थमा। ये अस्थमा से ग्रसित है। डी आंसर। अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, बताओ। बताओ, बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा? कि जो व्यक्ति सिर्फ क्या ले रहा है, दूध ले रहा है, अंडा ले रहा है, लेकिन रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग होगा, बताओ। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा रोग हो जाएगा उसको? स्कर्वी। क्योंकि मेरे भाई, आपको पता है कि स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन जो सी है वो मिलता है खट्टे फलों में। किसमें मिलता है? खट्टे फलों में। और खट्टे फलों के कारण दांत और मसूड़ों से खून आना है, कमजोर पड़ जाना होता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सी आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई? सी है, स्कर्वी का। सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? आप मुझे बताओ, ये जो जोड़े हैं इनमें से किसका सुमेल है, बताओ। किसका सुमेल है बताओ, मतलब किसमें सुमेलित है वो बताओ। कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, बताओ। बिल्कुल सही सुमेलित है, या किसका सुमेल है बताओ। किसका सुमेल है, फटाफट बताइए आंसर। किसका सुमेल है, बताओ आंसर। जोड़ों में से किसका सुमेल है, आंसर बताइए। निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख, डायबिटीज लीवर, किसका सुमेल है बताओ। किसका सुमेल है, फटाफट बताओ। आंसर ए। निमोनिया रोग में क्या प्रभावित होता है दोस्तों? फेफड़े प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? ए। कौन सा आंसर है मेरे भाई? ए आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रख लेना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? करेक्ट कौन सा है? ए है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बढ़िया चीज बताना चाह रहा हूँ, उस बात को ध्यान से सुन लेना एक बार मेरी को, थोड़ी सी वो बात को। वो बात क्या है उसको ध्यान से सुन लें एक बार सभी लोग। दोस्तों हम जिस चैनल पर लाइव है उस चैनल का नाम है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, जहां पर लाइव डेली क्लासेज मिलती हैं आपको। और मेरा सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी से
प्लस कोर्स एक नया स्टार्ट हो रहा है, प्लस कोर्स नया स्टार्ट हो रहा है, उसके अपन चर्चा करेंगे। तो और मैं राजस्थान के अंदर टॉप कोचिंग संस्थाओं के अंदर पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। मेरा नाम रावल मीना है, मेंटर कोच फॉर आरपीएससी। 2 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ और 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी कोई दिक्कत, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेगी, लाइव क्लासेज मिलेगी। क्लासेज अट्रैक्टिव होती है हमेशा, टेस्ट लाइव क्लास अट्रैक्टिव होती है, टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्यूज भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, कवरफुल सिलेबस आपको पूरा का पूरा मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये सब? अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के प्रॉफिट क्या है? सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड क्लासें आपको मिलेगी, वीकली एमसीक्यूज आप करा सकते हैं, प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती हैं, प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के लिए एडुकेटर एक अच्छा तरीका अपनाते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना मेरे भाई, वो किसकी है? प्रॉपर गाइडेंस की। तो इसका आपका जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो ये आएगा। अगला, आपको लेना कैसे है? सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करना, नेट को चालू करना और प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ जाना है मेरे भाई? प्ले स्टोर में जाना है। और जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखेंगे, वहां इस तरीके का खुलेगा, इस इंस्टॉल को दबा देना। जैसे इंस्टॉल को दबाएंगे आपके सामने प्लस आएगा, प्लस में स्टेट पीएससी आएगा, फिर यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और गेट सब्सक्रिप्शन जब करेंगे तो 1 मंथ का 1400 का, 3 मंथ का 3500, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सारा आ जाएगा। इस जगह पर आपको रेफरल कोड ऐड करना है, रेफरल कोड होगा रावल10। रावल10 को आपको अप्लाई करना है, 12 महीने का 6300 का, 24 महीनों का 7560 का। और रेफरल कोड है हमारा रावल10। हमारा जो रेफरल कोड है दोस्तों वो है रावल10। इस रेफरल कोड को यूज करना है और 10% का क्या प्राप्त करना है दोस्तों? डिस्काउंट प्राप्त करना है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है मेरे भाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकॉन दबाना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।